एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 20 और 21 मार्च के करेंट अफेयर्स। 20 मार्च को हमारा वीकली सीए आया था, इसलिए हमारा सीए जो डेली सीए है वो नहीं आया। तो आज हम 20 और 21 मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज पहले देख लेते हैं, उसके बाद आज के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे। लास्ट में कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं और शॉर्ट न्यूज़ के बाद आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है। अगर आज की क्लास का आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते। सबसे पहले 20 मार्च के 3 इम्पॉर्टेंट डे हम यहाँ पर देखेंगे और फिर हम 21 मार्च पर डिस्कशन करेंगे। तो 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे, गौरैया दिवस। आपको मैं बता दूँ 2012 में दिल्ली का स्टेट बर्ड या फिर राजकीय पक्षी घोषित किया गया था गौरैया को। तो वर्ल्ड स्पैरो डे हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लोगों को, पब्लिक को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि किस तरीके से जो कॉमन वर्ड्स है, अर्बन एनवायरनमेंट के कारण हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, जिसके कारण इनके घरों पे क्या असर होता है, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन की शुरुआत 2010 में की गई थी। इस साल की जो थीम है वो है आई लव स्पैरोज। ठीक है, ये तो बड़ी आसान सी थीम है, आप याद रख सकेंगे। चलिए, 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार 2007 में FDI मतलब यहाँ पे वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी 2007 में। ठीक है, यहाँ पर थीम आप देखेंगे वी प्राउड ऑफ योर माउथ। बी प्राउड ऑफ योर माउथ यहाँ पर वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम है। चलिए, 20 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इस दिन की शुरुआत बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जो है वो 2012 में पास किया था और 2013 में फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया। इस साल की अगर हम थीम देखेंगे तो थीम थी वी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो वी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड जो है इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम थी। अगर मैं हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। फिनलैंड जो है वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है और भारत जो है वो 136 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो 20 मार्च के इम्पॉर्टेंट डे हमने देख ली। अब बात करेंगे 21 मार्च के बारे में। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है, बेसिकली डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आता है। ठीक है, जब आपके जो जीन्स होते हैं, जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, जब उसकी रिप्लिकेट या डबल कॉपी बन जाती है, ठीक है, तो वो तब आपको डाउन सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये जो बीमारी है बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये आपके ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, इसमें आपने जैसे कि पा मूवी वगैरह देखी होगी, उसमें आपको टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पहली बार जो डाउन सिंड्रोम डे है वो 2012 में ऑब्जर्व किया गया था। इस साल जो थीम डिसाइड की गई है वो है विथ अस नॉट फॉर अस। विथ अस नॉट फॉर अस यहाँ पर वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की थीम है। नेक्स्ट बात करेंगे 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमें क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करते हैं, इसके अलावा हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करने का काम प्लांट करते हैं। इसलिए जब 23 नंबर का जनरल असेंबली का सेशन हो रहा था 1971 में, तब इस दिन को सेटअप करने की बात की गई थी। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है और इस साल जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। थीम याद रख लेंगे, फॉरेस्ट एंड हेल्थ यहाँ पर थीम है। तो हमने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डे थे 20 मार्च के और 21 मार्च के वो हमने देख लिए। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में जो न्यूज़ में है। ठीक है, एक एक करके इन पर्सन्स पे हम चर्चा करते हैं। पहले पर्सन बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जी कृष्ण कुमार के बारे में। जी कृष्ण कुमार टेक्स ओवर एज अ चेयरमैन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे BPCL के बारे में।
ठीक है ना। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है, देखिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाली एक कंपनी है। और इसकी जो रिफाइनरीज हैं वो आपको बीना मतलब मध्य प्रदेश, कोची और मुंबई में आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी बीपीसीएल के जो चेयरमैन चुने गए हैं वो जी कृष्ण कुमार चुने गए हैं। तो जी कृष्ण कुमार जो है वो एमडी चुने गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। इन्होंने अरुण कुमार सिंह जी का रिटायरमेंट अक्टूबर में ही हो गया था, उन्हें ही सक्सीड किया है, उनको ही रिप्लेस किया। अच्छा, इनका जो कार्यभार रहेगा, इनका जो टेन्योर रहेगा ना, वो 2025 तक रहेगा या फर्दर ऑर्डर तक रहेगा, जो भी पहले हो जाए। तो जी कृष्ण कुमार का नाम याद रखेंगे, चेयरमैन बन गए हैं बीपीसीएल के। इस तरीके की अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जाम में बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम एक स्विमर के बारे में, एक तैराक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम है यहाँ पे संपन्न रमेश बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस पाक स्टेट। तो पाक स्टेट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भारत है और ये श्रीलंका है, राइट। ये जो बीच का ये है रास्ता, इसको ही आप क्या कहते हैं, पाक स्टेट कहते हैं। ये पाक स्टेट बेसिकली 29 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने 5 घंटे और 30 मिनट मतलब 5.5 घंटे में इन्होंने इस रास्ते को कंप्लीट किया है। और अंडर 21 ग्रुप में ये फास्टेस्ट स्विमर बन गए हैं, सबसे फास्ट स्विमर या तैराक बन गए हैं जिन्होंने पाक स्टेट को कवर किया था, श्रीलंका से तमिलनाडु के धनुरकोष्ठी तक। और ये पुणे के रहने वाले हैं, पुणे के एक तैराक हैं, ठीक है। तो 5 घंटे 30 मिनट में इन्होंने 29 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं तो अब इनका टारगेट है कि इंग्लिश चैनल जो है ना उसे भी सिंगल या सोलो जो है वो स्विम करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो 7 ओशियन है, स्विमिंग अक्रॉस द 7 ओशियंस, मतलब जिसको हम ओशियन 7 चैलेंज कहते हैं, उसमें भी इन्होंने स्विम किया है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट है राम सहाय प्रसाद यादव, इलेक्टेड नेपाल 3rd वाइस प्रेसिडेंट। कुछ समय पहले मैंने आपको नेपाल के राष्ट्रपति के बारे में बताया था, प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, ठीक है ना, रामचंद्र पौडेल के बारे में बताया था। उसके पहले मैंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के बारे में बताया था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दाहाल बने थे। अब यहाँ पे बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो नेपाल के तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, राम सहाय यादव बन गए हैं, जो कि जनता समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति ना होने पे वाइस प्रेसिडेंट उनके काम करते हैं, वैसे ही नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग भी द वाइस प्रेसिडेंट कैन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इनका टेन्योर भी 5 साल का होगा। इसके पहले ये फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को संभाला करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना का आप एसोसिएशन याद रखिएगा, टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलते हैं, ठीक है। 43 ईयर्स ओल्ड है ये, 43 साल इनकी उम्र हो चुकी है। तो रोहन बोपन्ना बिकम ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन एटीपी मास्टर 1000 टाइटल। तो ये सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर 1000 टाइटल अपने नाम किया है, रोहन बोपन्ना ने। बेसिकली रोहन बोपन्ना है ये, और ये है मैथ्यू इब्डेन। इन दोनों ने मिलके जो है अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया यूएसए में जो एटीपी मास्टर 1000 को अपने नाम किया है। इसके पहले रोहन बोपन्ना के पहले ये जो टाइटल था वो कनाडा के डैनियल नेस्टर के पास था, जो कि 42 साल के थे, और तब ये ओल्डेस्ट एटीपी मास्टर 1000 खिलाड़ी थे। बट अब कौन बन गए हैं, रोहन बोपन्ना बन गए हैं, जिन्होंने रिसेंटली यूएसए कैलिफोर्निया में अपना इस टाइटल अचीव किया है, एटीपी मास्टर 1000 टाइटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे बात हो रही है संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में। बेसिकली जो संगीत कला निधि अवार्ड है ना, ये कर्नाटक का म्यूज़िक में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। मद्रास म्यूज़िक एकेडमी के द्वारा 1927 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर संगीत कला निधि अवार्ड किसे दिया गया है, तो बॉम्बे की जयश्री जो है उन्हें संगीत कला निधि अवार्ड 2023 दिया जाएगा, ठीक है। सो कर्नाटका वोकलिस्ट बॉम्बे की जयश्री हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड 2023 ऑफ द प्रेस्टिजियस म्यूजिक एकेडमी चेन्नई। इसके अलावा ये जो जयश्री हैं इनको 2021 में 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है,
ठीक है। अब यहाँ पे 2 अवार्ड होते हैं, एक संगीत कलानिधि अवार्ड होती है और एक होता है नृत्य कलानिधि अवार्ड। तो आपने देख लिया कि संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, जयश्री को चुना गया है। बॉम्बे की रहने वाली है जयश्री और कर्नाटक के वोकलिस्ट है। इसके अलावा नृत्य कलानिधि अवार्ड जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अवार्ड आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत। अभी रिसेंटली यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि राजस्थान में 19 मतलब 19 नए ज़िले बनाए जाएंगे और 19 नए ज़िले बनने के बाद राजस्थान में ज़िलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, है ना। ये ज़िलों के नाम हैं, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। अगर आप पर्टिकुलरली राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और राजस्थान मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई पेपर दे रहे हैं तो आप इन जिलों के नाम याद रखिए। अदरवाइज अगर आप एसएससी, रेलवे इन सब का पेपर दे रहे हैं तो आपको जिलों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं, केवल संख्या याद रखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अनाउंस किया है और डिसीजन लिया है कि वो 19 नए जिलों को राज्य में बनाएंगे, जिससे जिलों की संख्या बढ़ के 50 हो जाएगी। इसके अलावा 3 नए डिवीजन भी बनाए जाएंगे। डिवीजन मतलब संभाग होता है, डिवीजन मतलब क्या होता है, संभाग होता है। तो 3 नए डिवीजन बनाए जाएंगे जिससे डिवीजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 10 संख्या हो जाएगी। अब वो 3 डिवीजन कौन कौन से बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांसवाड़ा, पाली और शिखर, ये 3 नए डिवीजन यहाँ पे बनाए जाएंगे, जिससे राजस्थान में कुल संभाग की संख्या 10 और कुल यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 50। क्लियर है, 19 नए जिले बन रहे हैं, 3 नए संभाग बन रहे हैं, जिलों की नई संख्या 50 हो जाएगी और संभागों की नई संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। मध्य प्रदेश में भी रीवा से अलग करके एक नया जिला बनाया है और मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 53 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं और मध्य प्रदेश में भी 10 आपको डिवीजन देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और गवर्नर का नाम कलराज मिश्र है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके जो है वो मणिपुर की गवर्नर है। इस बात को याद रखिएगा, अभी रिसेंटली जो रिशफलिंग हुई थी ना तभी अपॉइंटमेंट हुई है। सो मणिपुर गवर्नर इनॉग्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग। आप सभी को पता है सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें 100% नेचुरल फार्मिंग होती है। तो नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट जो हैं उनमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किसानों की आय को कैसे इसकी मदद से हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उइके के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की गई। ठीक है ना, लगभग ये 3 दिनों तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस है। तो 3 डेज तक ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मणिपुर में रन होगी। ठीक है, कहाँ पर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर में होगी। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और यूएसए जैसी कंट्रीज के डेलीगेट्स यहाँ पर इस टेक्निकल सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे जो थीम डिसाइड की गई है इस नेचुरल फार्मिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो वो है नेचुरल फार्मिंग फॉर रिविटलाइजेशन एनवायरनमेंट एंड रेजिलेंट एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर मणिपुर की कैपिटल देखेंगे तो इम्फाल है और मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह है, जबकि गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, फाइनली जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल गया है। आइए यहाँ पर जो है वो मेगा मॉल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। तो यूएई की एक कंपनी है जिसका नाम है ईमार, दुबई बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है ईमार। वो यहाँ पर जो है वो मेगा मॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी कश्मीर में। तो संयुक्त अरब अमीरात एमार कश्मीर में एक मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन रही है और ये लगभग 1 मिलियन स्क्वायर फीट में श्रीनगर के एरिया में इन्वेस्ट करेगी और यहाँ पर ये मेगा मॉल सेटअप करने का बात करेगी, कही गई है। इस मेगा मॉल के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिंह जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, नींव को रख दिया गया है। ठीक है, तो इमार अ दुबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू इन्वेस्ट इन अ मेगा वॉल स्प्रेड ओवर 1 मिलियन स्क्वायर फीट इन श्रीनगर। तो पहली कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में एफडीआई कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, मेगा मॉल बना रही है। ठीक है, जिसका फाउंडेशन स्टोन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा रखा गया है। ठीक है,
इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और दूसरे भी कंपनीज़ को एक प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी कंपनी भी जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, तो और भी ज़्यादा एफडीआई आने की उम्मीद, इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बताई जा रही है। यहाँ पर ये जो ईमार ग्रुप है वो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, जिनमें से 250 करोड़ रुपए मेगा मॉल बनाने में खर्चा किया जाएगा। बचे हुए जो पैसे हैं उससे आईटी टावर्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में बिल्ड किए जाएंगे। दिस मेगा मॉल इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे जो मेगा मॉल प्रोजेक्ट है, बेसिकली जो इमार आपकी कंपनी है, दुबई बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी वो, और दिल्ली बेस्ड एक रियल एस्टेट फर्म है जिसका नाम है मगना वेव्स विल्ड टेक, उनके द्वारा यहाँ पे ये 2026 तक ये पूरा मेगा मॉल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा की शुरुआत हो गई है। पोषण पखवाड़ा के बारे में अगर बात करते हैं तो पोषण पखवाड़ा या पोषण अभियान की जो शुरुआत है बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य था जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड करना, पोषक तत्व जिसमें ज़्यादा हो, जिससे बच्चों की हेल्थ, उनकी ग्रोथ, उनका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो सके, प्रॉपर तरीके से हो सके। इसलिए 2018 में जो है पोषण अभियान की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। ठीक है, तो 5वें नंबर का एडिशन जिसका नाम है पोषण पखवाड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत पूरे देश में अलग अलग एक्टिविटी होंगी और ये जो पोषण अखबार है इसका 5वां एडिशन है जो कि 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक हमारे देश में चलेगा। 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन क्या, पोषक तत्वों की क्या ज़रूरत होती है, क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में, हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, उसके बारे में गुड ईटिंग हैबिट्स आपकी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, जिसकी थीम क्या है, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम एक छोटे से इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश किया गया है और इसमें अफगानिस्तान जो है वो टॉप पर है, जबकि भारत की रैंकिंग जो है वो 13th नंबर पे है, 13वें स्थान पे भारत है। ये 10th नंबर का एडिशन है, ये 10th नंबर का एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 10वें नंबर का संस्करण है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। लगातार चौथी बार अफगानिस्तान टॉप पर है। यहाँ पर टेररिस्ट के कारण जो अटैक होते हैं और डेथ होती है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। भारत की रैंकिंग 13वें नंबर पे है। अफगानिस्तान के बाद आप देखेंगे बुर्किना फैसो, सोमालिया, माली और सीरिया की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर हम देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की रैंकिंग 6वें नंबर पे यहाँ पर आपको बताई जाएगी। ठीक है, रिसेंटली कुछ और इंडेक्स यहाँ पे पब्लिश हुए थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारे के सारे इंडेक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम्स मैगजीन यहाँ पर रिलीज़ हुई है और इसमें जो टॉप 50 ग्रेटेस्ट प्लेस है वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, सो टाइम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 रिलीज़, ये एनुअल लिस्ट है जिसमें 50 जगह जो कि वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट है, घूमने लायक है या घूमा जा सकता है, तो वो ऐसे टाइम की मैगजीन इसको पब्लिश करती है। ठीक है, हर साल पब्लिश करती है अलग अलग शहर, अलग अलग स्पॉट्स को। तो यहाँ पर टॉप 50 में भारत की 2 जगहों को शामिल किया गया है, 2 डेस्टिनेशन इंक्लूड की गई है। पहली है लद्दाख। लद्दाख आप सभी को पता है एक हाई एल्टीट्यूड रीजन में, आपको माउंटेन रेंजेस में बसा हुआ एक यूटी दिखेगा लद्दाख। ठीक है ना। दूसरा है आपका मयूरभंज। मयूरभंज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली एक एक्सरसाइज के बारे में, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, AF इंडेक्स। ठीक है, अफ्रीका, AF मतलब अफ्रीका, IN मतलब इंडिया, ठीक है, IND मतलब इंडिया, और यहाँ पे फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया जा रहा है पुणे महाराष्ट्र में। ये एक्सरसाइज 10 दिनों तक चलेगी, 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। तो 10 दिनों तक ये एक्सरसाइज, ये फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और अफ्रीका के बीच में चलने वाली है पुणे में। दोनों देशों की मिलिट्रीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दोनों मिलिट्रीज़ के बीच में आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, थीम क्या है, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन इसकी थीम है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन 21 से लेकर 30 मार्च तक किया जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, सागर परिक्रमा फेज 4 की शुरुआत हो गई है। अब मैं थोड़ी सी बात पहले आपको इस सागर परिक्रमा के बारे में बताती हूँ। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जितनी भी हमारी कोस्टल बाउंड्री वाले राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 9 स्टेट है जिनके पास कोस्टल बाउंड्री है। ठीक है, आप देखना शुरू करेंगे तो आपको गुजरात मिलेगा, फिर गोवा है, महाराष्ट्र है ना, तमिलनाडु है, सॉरी कर्नाटका, तमिलनाडु, फिर केरला आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो ऐसे 9 राज्य जिनके पास कोस्टल बाउंड्री है। अब कोस्टल बाउंड्री में बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं वो फिशर होते हैं, फिशरमैन होते हैं, है ना, जिनकी सोर्स, इनकम का सोर्स क्या होता है? फिशिंग होता है, मछली पकड़ते हैं, फिर मछलियों को बाजार में बेचते हैं, जिसके कारण उनको आय होती है। तो उनकी आय को भी दुगना करना है। फिशरमैन्स को मतलब जो फैसिलिटीज़ है, जो स्कीम्स होती हैं उसके बारे में बताना है, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। पहला जो फेज़ स्टार्ट हुआ था वो मार्च में 2022 में शुरू किया गया था गुजरात में। ठीक है, पहला फेज़ इसका शुरू हुआ था। अब यहाँ पर एक चौथा फेज़ शुरू हो गया है कर्नाटका में 18 मार्च से, जिसमें 3 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की उन्हें कवर किया जाएगा, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी एंड दक्षिण कन्नड़ा। इन 3 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इस इवेंट की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और स्टेट गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स है, उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। और जो फिशरमैन है, जो प्रोग्रेसिव फिशरमैन है, उनको अवार्ड या सम्मान भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो इस स्कीम के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, और ये लास्ट न्यूज़ है, इसके बाद हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, श्रीलंका शेलन बैंक ओपन्स INR डिनोमिनेटेड नॉस्ट्रो अकाउंट इन इंडियन बैंक। तो श्रीलंका के शेलॉन बैंक ने नॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो ओपन किया है, कहाँ पर? इंडियन बैंक में। अभी नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। तो ये बैंक अकाउंट होता है जो कोई देश किसी दूसरे देश में ओपन करता है। ठीक है ना। इट इज़ अ बैंक अकाउंट हेल्ड इन अ फॉरेन कंट्री। किसी विदेशी देश में इसको ओपन किया जाता है बाय अ डोमेस्टिक बैंक, किसी डोमेस्टिक बैंक की मदद से या डोमेस्टिक बैंक में उसे ओपन किया जाता है। जैसे कि देखो, श्रीलंका का शेलॉन बैंक है और इसने भारत के इंडियन बैंक में जो है वो अपने अकाउंट को खोला है। तो शेलॉन बैंक के लिए जो इंडियन बैंक है वो तो एक फॉरेन बैंक है, फॉरेन अकाउंट यहाँ पे ओपन किया गया है। ठीक है, इन द डेनोमिनेशन ऑफ करेंसी ऑफ दैट कंट्री। तो इंडियन रुपी में ट्रांजेक्शन करने के लिए इंडियन रुपी में ये बेसिकली अकाउंट खोला जाएगा। तो शिलोन बैंक इंडियन बैंक में इंडियन रुपीज़ के डिनोमिनेशन में अपना एक अकाउंट खोलेगा, जिसको हमने बोला है नॉस्ट्रो अकाउंट। तो इंडियन बैंक इन मुंबई इस अकाउंट को खोला गया है, जिससे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है वो इंडियन रुपी में आसान हो सकेगा। और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेड के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इससे आपको US डॉलर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इट इनेबल लोकल कस्टमर टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन डिनोमिनेटेड इन द इंडियन रुपी एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ कंडक्ट ट्रेड एंड द रेमिटेंस ट्रांजैक्शन इन US डॉलर। इसलिए एक नॉस्ट्रो अकाउंट शेलॉन बैंक ने इंडियन बैंक में मुंबई में ओपन किया है। क्लियर? चलिए, अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं लक्ज़र आप लोग ने पेन देखे होंगे। ठीक है ना, एक बेसिकली राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक स्टेशनरी कंपनी है, और इसके लिए क्रिकेटर विराट कोहली को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा, बांग्लादेश में हमारे हाई कमिश्नर कौन है? तो बांग्लादेश में हमारे हाई कमिश्नर है प्रणय वर्मा। तो प्रणय वर्मा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, प्रणय वर्मा जो कि हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बांग्लादेश ढाका में इंडियन हायर एजुकेशन मीट 2023 की शुरुआत की गई। इंडियन हायर एजुकेशन मीट 2023 की शुरुआत ढाका बांग्लादेश में की गई। कुछ समय पहले आपने देखा था कोच्चि में फायर हुआ था, मतलब आग लग गई थी, इसलिए NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा कोच्चि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कंपनसेट करने के लिए 100 करोड़ रुपए को यहाँ पे फाइन लगाया गया है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल यहाँ पे प्लानिंग कर रही है कि वो 600 यंग गज मित्र को अपॉइंट करेगी टू प्रोटेक्ट एलिफेंट। तो एलिफेंट और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 600 यंग गज मित्र को अपॉइंट करा जाएगा टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट। ठीक है अगली बात करते हैं मिलेट।
मिलेट जो आपका मोटा अनाज होता है ना, जिसको आप श्री अन्न भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो मिड डे मील में, जो स्कूल में मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें मिलेट्स को भी इंक्लूड करेगी। ये बात उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कही है। अंत में बात करते हैं हम अक्षदीप सिंह। ये जो दिख रहा है ये आपको अक्षदीप सिंह है, और ये 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आप देख सकते हैं उन्हें 5 लाख रुपए भी यहाँ पे पेरिस ओलंपिक की प्रिपरेशन करने के लिए दिया जा रहा है। तो अक्षदीप सिंह जो है, इन्होंने गोल्ड जीता है 20 किलोमीटर एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में, जो कि नोमी जापान में आयोजित की गई थी, नोमी जापान में आयोजित की गई थी। इसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, और ये ओलंपिक्स के लिए, पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं अक्षदीप सिंह। ठीक है, तो ये आज की हमारी कुछ न्यूज़ थी। अंत में हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में बताया था। फ्रेंडशिप पाइपलाइन की मदद से हम क्या करेंगे, इंडिया से बांग्लादेश में हम जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर, सॉरी डीजल पाइपलाइन, डीजल को सप्लाई करने का काम करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बांग्लादेश में यहाँ पे जो आपकी फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, डीजल पाइपलाइन, उसको इनॉग्रेट कर दिया है वर्चुअली। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है, इस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो फाउंडेशन स्टोन रखा था वो 2018 में रखा था। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट शेख हसीना जॉइंटली इनॉग्रेट द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन। नेक्स्ट बात करेंगे C20 मतलब सिविल 20 इंडिया की पहली मीटिंग अंडर द G20। तो सिविल 20 इंडिया की पहली जो मीटिंग है उसको ऑरेंज सिटी नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। ऑरेंज सिटी नागपुर में आयोजित किया जा रहा है 20 से लेकर 21 मार्च तक। और ये जो C20 या सिविल 20 इंडिया, ये जो पहली मीटिंग हो रही है, इसमें 2014 के जो नोबेल प्राइज़ विजेता है कैलाश सत्यार्थी, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, और मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने जो है अपने इस नोबेल प्राइज़ को शेयर करने का काम किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा से जो है वो बिलोंग करते हैं कैलाश सत्यार्थी। अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना। इंडियन रेलवे टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर। तो रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। आप मुझे बस इतना बताइए कि इंडियन रेलवे कब तक अपने कार्बन एमिशन को ज़ीरो कर लेगा, 2025, 2030, 2035 या 2040। जो भी आंसर आपका होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। क्लियर है? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इतनी ही न्यूज़ थी, न्यूज़ और भी थी, जैसे कि यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए, और भी कई न्यूज़ है, लेकिन आप देख ही रहे हैं मेरी आवाज़ तो हम बाकी न्यूज़ को कल यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो डिस्कस कर ली है, बाकी बातें हम कल कर लेंगे। ओके, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, इसलिए टेंशन मत लेना, बस आप लगातार पढ़ते जाइए, और सेशन पसंद आता तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।